स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज आप लोग जो है इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट फर्क जो है उसका हम ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। आज हम चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको करा ले रहे हैं, समझ गए? आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्या, सीमांत उपयोगिता, कीमत रेखा, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसका आंसर बताते हैं आप लोग को समझा के। ये बहुत ही जरूरी है, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने को मिलेगा। तो सबसे पहले 31 का क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन सुनिए आप लोग, समझ गए? आंसर फिर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्या को लिखे। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या है। क्या है कि क्या उत्पादन करेंगे, कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे। ये अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या है टोटल। चलिए आगे देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है। जब भी सीमांत आए तो समझ जाना एक अतिरिक्त वस्तु, सीमांत उपयोगिता, सीमांत लागत, सीमांत आगम, कोई भी चीज़ सीमांत आए तो एक अतिरिक्त होता है। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत। समझ गए? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। समझ गए? अगला कीमत रेखा क्या है। क्वेश्चन है कीमत रेखा। तो कीमत रेखा क्या है? एक अर्थव्यवस्था में कीमत रेखा क्या होता है? तो कीमत रेखा में क्या होता है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र बराबर होता है, उसी को बोलते हैं कीमत रेखा। कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाता है, वह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पादन मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है काला बाजारी। काला बाजारी क्या है? तो किसी आकस्मिक स्थिति माने इमरजेंसी में वस्तु विशेष की कमी आ जाती है, उसका लाभ उठाते हुए वस्तुओं को ऊंचे दाम पर बेचकर अनुचित लाभ कमाने को काला बाजारी। जैसे आपको पता होगा, जैसे कुछ समय पहले अभी चांदी का कीमत बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो कुछ लोग क्या करेगा, चांदी को पहले खरीद के जो रखा है स्टॉक में रखेगा और उसको और अगर बाजार में नहीं मिलता तो और अधिक कीमत पर वो बेचता, तो उसी को बोलते हैं हम लोग काला बाजारी। समझ गए? माने अनुचित लाभ कमा के बेचना। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल्यह्रास एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान टूट फूट और उसके घिसावट के कारण वस्तु के मूल्य में जो कमी आता है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। माने कोई एक वर्ष है, लेखा वर्ष, उसमें जो है बिक्री के दौरान जैसे हम लोग क्विंटल में या टन में माल खरीदते हैं तो उसमें से कुछ मात्रा जो है घट जाती है, कम हो जाती है या बर्बाद हो जाती है, तो वही है मूल्यह्रास। अब है बैंक दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक दर उस दर को कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक को ऋण देता है, वही है बैंक दर। बैंक दर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटता है ऋण लेने वाली की संख्या। बैंक दर अगर कम है तो ऋण लेने वाली की संख्या बढ़ता है, ये है आपका बैंक दर। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस बराबर होता है बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, बचत में परिवर्तन डेल एस तथा आय में परिवर्तन डेल वाई के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। सूत्र है डेल एस बटे डेल वाई। अगला प्रगतिशील कर क्या है। प्रगतिशील कर, प्रगतिशील कर क्या है? तो प्रगतिशील कर जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती है, उसे बोलते हैं प्रगतिशील कर। इसको अपना भाषा में लिख सकते हैं, आय में वृद्धि के साथ अगर कर में वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर वाला, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो उत्तर है इसका क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। तो देखो उत्पादन संभावना वक्र जो है उत्पादन की अनेक संभावनाओं को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करने का एक माध्यम है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पे खरीदने के लिए या उत्पादन करने के लिए तैयार है। तो यही है उत्पादन संभावना वक्र। समझ गए? क्या लिखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की अनेक संभावनाओं को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करने का एक ग्राफी माध्यम है। और ये चित्र बना दीजिएगा, एक एक्स वस्तु है दूसरा वाई वस्तु है और यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र है। समझ गए? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट VVI आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। तो मांग का नियम क्या बताता है? तो मांग का नियम बताता है कि अधिक कीमत पर मांग कम, अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक होती है। समझ गए? यही है मांग का नियम। लेकिन मांग के नियम की कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे सब चीज़ सही होना चाहिए, सभी बातें समान होना चाहिए, तब ये मांग का नियम
लागू होगा। सभी बातें समान बने, आय में परिवर्तन उपभोक्ता की ना हो, रुचि में परिवर्तन ना हो, कीमत में परिवर्तन ना हो, यही सब। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मांग का नियम क्या है, क्वेश्चन है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी तो उसकी मांग बढ़ती है, एवं कीमत में कमी होने से मांग बढ़ती है और कीमत में वृद्धि होने से मांग घटती है। यही है मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने का मतलब या मान के नियम की क्या मान्यता है, अन्य वस्तु की कीमत स्थिर हो, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो और रुचि में परिवर्तन ना हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत वक्र यू के आकार का क्यों दिखती है। तो चलिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत एसएमसी यू आकार की होती है। इतने आप लोग लिखिए और ये चित्र देख लीजिए एक बार, हो गया। ज़्यादा याद नहीं करना है, ये क्विक रिवीजन है एग्जाम टाइम। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति है। तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता कब होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ पे क्रेता बहुत अधिक और विक्रेता भी बहुत अधिक। जैसे हटिया आप लोग का या मार्केट है, वो है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। जबकि एक होता है एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार आपको याद रखना ही है, एक क्वेश्चन उससे 100% आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात मतलब सीधा एक्स अक्ष के समांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत का निर्धारण करता है, फर्म उस कीमत को स्वीकार करता है। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं और हम जो बोले वो लिख सकते हैं। चलिए 43 नंबर क्या है, राष्ट्र आय लेखा से आप क्या समझते हैं, लेखा जोखा। तो राष्ट्र आय क्या है, सबसे पहले जीडीपी याद रखिए। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तीनों क्षेत्रक जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसके उत्पाद के कुल योग को देश का जीडीपी कहते हैं। एक होता है राष्ट्र आय। अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो वो राष्ट्र आय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है राष्ट्र आय लेखा से आप क्या समझते हैं। सभी देश अपने राष्ट्र आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है, माने रिकॉर्ड रखता है, उसे राष्ट्र आय का लेखा कहते हैं। यह व्यवसाय लेखा की तरह दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्र आय के 3 पहलू है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, साधन आय का योग, कुल अंतिम व्यय संबंधित विवरणों का राष्ट्र आय लेखा जोखा है। इसका महत्व क्या है। तो राष्ट्र आय हम लोग जब निकालते हैं, लेखा जोखा करते हैं, तो पिछले वर्ष से तुलना करते हैं, उसके बाद 10 साल पहले क्या आया था, 10 साल बाद क्या होगा उससे तुलना करेंगे, दूसरे देश से तुलना करेंगे। ये सब विभिन्न उपाय है। अब चलिए 44 नंबर, केंद्र बैंक और वाणिज्य बैंक क्या है। केंद्र बैंक और वाणिज्य बैंक, इसको व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, व्यापारिक बैंक भी इसे बोलते हैं, व्यापारिक बैंक भी इसे बोला जाता है। समझ गए। तो चलिए समझिए ध्यान से। तो केंद्र बैंक क्या है, सभी देशों का एक शीर्ष बैंक होता है, मतलब राजा, उसी को बोलते हैं केंद्र बैंक। तो भारत का केंद्र बैंक क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। जबकि व्यापारिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से या अन्य किसी कार्य के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाणिज्य बैंक। जैसे आरबीआई छोड़ के व्यापारिक बैंक है क्या, व्यापारिक बैंक है सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक। ये दूसरे बैंक को क्या देता है, दूसरे बैंक को ये कर्ज देता है, लाइसेंस देता है, यही सब है। क्वेश्चन बहुत तरीका से आ सकता है। पहला केंद्र बैंक क्या है, दूसरा आ सकता है व्यापारिक बैंक क्या है, दोनों में अंतर आ सकता है, दोनों का कार्य आ सकता है। तो कुछ भी आए यही सब लिखना है। तो जैसे और जो बैंक छूट गया, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब जो है व्यापारिक या वाणिज्य बैंक है। ये क्या काम करता है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है। और हाँ, एक चीज़ बताने भूल गए, केंद्र बैंक जो है भारत का आरबीआई है, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। और केंद्र बैंक जो है सभी प्रकार के नोट और सिक्कों का ढलाई का काम करता है, 1 रुपये के नोट को छोड़ के। 1 रुपये का नोट जो है भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरा। चलिए अब आगे चलते हैं। 45 नंबर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। यहाँ भी सीमांत आ गया। सीमांत माने एक अतिरिक्त, बहुत इंपॉर्टेंट। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, एमपीसी। अभी तुरंत बताएं। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन कम याद हो वो ज़्यादा आता है। इसे कैसे मापा जाता है बोला है, तो यह बताता है कि आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, अर्थात एमपीसी बराबर डेल सी बाई डेल वाई। इसकी माप आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपात से ज्ञात किया जाता है। इतने लिखना है। अल्पकाल में यह स्थिर रहता है, दीर्घकाल में परिवर्तित होता है। ये नहीं लिखना है आपको उतना,
एग्जाम्पल। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में मिलेगा। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है? सबसे पहले समझिए कर क्या है। कर माने होता है टैक्स, या एक अनिवार्य भुगतान है जो सभी पे लगता है, जैसे वस्तु पे, सेवा पे, आप लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उस पे लगता है। तो एग्जाम में आएगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है। अगर ये नहीं आए तो अंतर आएगा, ये नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का क्या उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगता है उसी व्यक्ति को उसका भार उठाना पड़ता है। यह एक अनिवार्य भुगतान है, जैसे आयकर, निगम कर, इतने याद रखना है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति को यह कर चुकाना पड़ता है वह इसे दूसरे व्यक्ति पर मतलब टाल सकता है, इसको भविष्य के लिए भी टाल सकते हैं। इसमें वस्तु और सेवा आता है, खरीद बिक्री पर लगता है, नहीं खरीदेंगे तो नहीं लगेगा, जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर। ये सब याद रखना है क्या क्या एग्जाम्पल है। अब चलिए 47 नंबर चलिए अब आगे देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बताता है कि अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि किया जाता है तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के पश्चात घटने लगता है। जैसे आपको पता होगा, उत्पादन करने के लिए दो साधन की जरूरी है, एक स्थिर साधन, एक परिवर्तनशील साधन। अगर परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करेंगे थोड़ा बहुत उत्पादन में वृद्धि होगा, लेकिन एक समय के बाद वो घटने लगेगा क्योंकि स्थिर साधन में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यही है अगला, इसकी मान्यता भी कुछ है। उत्पत्ति का अन्य साधन स्थिर तथा एक परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाई समरूप होती है, स्थिर साधन अविभाज्य है, तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर जो है सवाल है। क्वेश्चन क्या है? वस्तु की कीमत अगर 8 रुपया थी प्राइस, तो मांग थी 32 रुपया, 32 इकाई, और प्राइस 6 रुपया हो गई तो मांग 42 रुपया हो गई। तो मांग की लोच निकालना है। मांग की लोच बराबर सूत्र क्या होता है? डेल क्यू बाय डेल पी गुना पी नॉट बटे क्यू नॉट। डेल क्यू माने होता है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन हो गया कितना? 32 से 42, तो 42 में 32 घटाएंगे क्या होगा? 32 में 42 घटेगा तो -10 बटे डेल पी। 8 में 6 गया तो 2, पी पहले की प्राइस, क्यू पहले की क्वांटिटी, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30 बटे 32, तो -1.25, माइनस हट जाता है तो 1.25 लगता है, मतलब 1 से अधिक है कीमत लोच, तो ये होगा लोचदार, सापेक्ष लोचदार। चलिए अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 49 एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? सबसे पहले एकाधिकार बाजार समझिए। एकाधिकार बाजार मतलब वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला सिर्फ एक उपभोक्ता होगा। इसमें जो है विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन होता है और यहाँ पे कीमत का निर्धारण जो होता है इस पर नियंत्रण होता है एकाधिकार का। तो देखिए लिखा क्या है, एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु अथवा सेवा का एकमात्र उत्पादक एवं विक्रेता होता है। निकट स्थापन के अभाव के कारण उद्योग में नए फर्म के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है। स्थापन मतलब क्या हुआ? कंपटीशन कोई देने वाला नहीं होता है। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक अकेला उत्पादन होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात एकाधिकार में फर्म ही उद्योग है अथवा उद्योग ही फर्म है, परंतु वस्तु का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मूल्य निर्धारण, एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल होता है, सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है, मतलब मार्जिनल रेट जो है उससे ज़्यादा एवरेज रेट होता है। इसमें उत्पादक कीमत निर्धारण करता है। यहीं तक आप लोग लिख सकते हैं। 50 केंद्र बैंक तो क्या है? केंद्र बैंक के कार्य आपको पता होगा, भारत में 2 प्रकार का बैंक है, एक केंद्र बैंक है, एक व्यापारिक बैंक है, समझ गए? तो केंद्र बैंक क्या है? सभी देशों में विभिन्न बैंकों के शीर्ष स्थान पर एक केंद्र बैंक होता है जिस पर सरकार का स्वामित्व अधिकार होता है, इसी को बोलते हैं केंद्र बैंक। भारत का केंद्र बैंक है आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 में हुई। इसका कुछ कार्य भी लिख देना, जैसे नोट जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, सरकार का आर्थिक सलाहकार एजेंट, ये है। अब 51 नंबर एक क्वेश्चन है, समझ गए? 51 नंबर क्वेश्चन है एक, यदि डेल वाई बराबर दिया है 1600, देखिए यहाँ पे दे दिया है डेल वाई बराबर 1600, डेल आई बराबर 400, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा? तो के बराबर डेल वाई बटे डेल आई होता है। अब डेल वाई का मान 1600 बटे 4 आ गया। अब के का मान 1 बटे 1 माइनस MPC, के का मान 4 रखेंगे तो जब हल्प करेंगे 3 बटे 4 आएगा, मैंने 0.75, यही है। अब चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52 नंबर।
संतुलित बजट क्या है? अधिक बजट और घाटे का बजट। बजट से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में तो यही आएगा। बजट अलग चीज है और सरकारी बजट अलग चीज है। बजट मतलब क्या होता है? लोगों का लेखा जोखा, आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। और सरकारी बजट क्या है? एक वित्तीय वर्ष माने 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष 31 मार्च तक सरकार का कुल आय और व्यय के अनुपात को बजट कहते हैं। अब देखिए बजट का प्रकार, देखिए हम जो बोले वो यहाँ पे लिखा है। बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय व्यय का अनुमानित विवरण होता है। यह देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का सूचक होता है। संतुलित बजट क्या है? देखिए 2 प्रकार का बजट होता है, एक संतुलित एक असंतुलित। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय और व्यय बराबर है, मतलब एक वित्तीय वर्ष माने 1 साल में सरकार का जितना आय हुआ उतना व्यय हो गया, उसको बोलते हैं संतुलित बजट। और असंतुलित बजट 2 प्रकार का होता है, एक होता है अधिक बजट, इसमें जो है आय ज़्यादा होगा व्यय से, इसको बोलते हैं अधिक बजट। और एक होता है घाटे का बजट, आय से अधिक व्यय जो हो जाता है, इसको बोलते हैं घाटे का बजट। और जो विकासशील देश है जैसे भारत देश, यहाँ पे घाटे का बजट जो है ज़्यादा उपयुक्त है, अच्छा है देश के विकास के लिए। चलिए आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब सेट 2 का देखते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन।